जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल ए टू जेड वाला पे। पुनः एक बार फिर हम आप लोगों के सामने फिजिक्स पार्ट 2 लेकर के आए हैं। यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 का ही पार्ट 2। यानी जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो हम लोगों ने कूलाम के नियम तक का डिस्कस कर लिया था। आवेश के बारे में, आवेश कैसे उत्पन्न होता है और आवेश कितने प्रकार का होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है और आवेश का फार्मूला क्या होता है, ये सारी बात हम लोगों ने पूरी तरीके से वहाँ पे पढ़ लिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहाँ से, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के फिजिक्स 12th में जाकर के आप जरूर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो बात करेंगे वो फिजिक्स होगा, चैप्टर 2 का ही पार्ट 2 होगा। ठीक है, चैप्टर 1 का पार्ट 2 होगा। और हाँ, मतलब जो हम लोग बात कर रहे हैं तो बात मैंने कहा, आप जो है चीज़ों पे, शब्दों पे जाइएगा, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं उस चीज़ पे जाइएगा। हो सकता है अभी वो डेवलपमेंट हमारे इस चैनल पे या हमारे जो क्वालिटी में इतना नहीं है, तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक दिन ज़रूर इस चैनल को हम आगे तक ले जाएंगे और आपके सपोर्ट की आवश्यकता ही हमको है। तो बाकी जो भी हमसे हो पाता है, यानी जितना भी हम अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट हो सकता है वो देने की कोशिश करते हैं। और जैसे भी हो सकता है समय निकाल के, समस्याओं को झेल करके मैं आपके सामने आता हूँ और आपको वो चीज़ जो हमें लगता है कि दे सकता हूँ तो मैं वो ज़रूर देने की कोशिश करता हूँ। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है और आपका सहयोग ही इसे बहुत ऊंचे तक ले जाएगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए और उस सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो चैप्टर 1 का ही बात करेंगे। चैप्टर 1 में हम लोगों ने कूलाम का नियम डिस्कस कर लिया था। अब कूलाम के नियम में हम लोगों ने ये बात भी कर ली थी कि भैया जो हमारे सामने ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और इसका मात्रक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या था, कूलाम स्क्वायर। ये इसका मात्रक भी आपके सामने हो चुका था, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब यहीं से एक नाम आता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ना उसकी बात कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का जो विमीय सूत्र है उसकी बात कर लेते हैं। एम के एस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट का जो मान है ना। एप्सिलॉन नॉट का जो मान है आप यहाँ से आसानी से निकाल भी सकते हो। निकालने का तरीका बता दे रहे हैं, निकाल के हम दिखाएंगे नहीं, आप निकाल सकते हो। कैसे? आप इस 4 पाई की वैल्यू, देखो एप्सिलॉन नॉट को उधर 9 × 10⁻⁹ को इधर ले आना और पाई की वैल्यू आप 3.14 रख करके कैलकुलेशन करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, बाकी मैं निकालूंगा नहीं। एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप भी ये मान याद रखेंगे, आपको रटना है इसको। देखो सीधा सिंपल सी बात है, इस वैल्यू को याद ही रखना है और बाकी आप निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है और इसका जो मात्रक है वो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान और ये हो गया इसका, ये जो इतनी चीज है ये क्या हो गया, ये हो गया मात्रक। तो आपसे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। मान तो पूछेगा ही पूछेगा, मात्रक भी पूछ सकता है। आगे अगर बात करें भैया कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसका विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। आपको कुछ विमीय सूत्र याद होने चाहिए। देखो आपको विमीय सूत्र कुछ ही पता होने चाहिए। जैसे लंबाई का एल एक बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, समय का समय का क्या होता है, टी होता है। और जो हमारे पास द्रव्यमान का एम होता है, एम एल टी। और साथ में हम लोग वैद्युत धारा का याद रखना है, ए होता है। इतने आपको याद रखने हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपके सामने कोई भी आएगा विमीय सूत्र तो मेरे ख्याल से तो नहीं फंसेगा। आपको याद कितने रखने, देखो एम एल टी ये तो आपको हर हाल में याद रखने। फिर आपको ये याद रखना है जो लंबाई का होता है, या कोई भी दूरी हो, दूरी का मतलब त्रिज्या हो या फिर वो कोई विस्थापन दे रखा हो, या कोई लंबाई, लंबाई तो पता है दूरी है,
या कोई त्रिज्या है या कहीं का कोई आयाम है, मतलब दूरी से जुड़ा हुआ कुछ भी होगा, ऐसी हर एक चीज जिसका मात्रक मीटर होगा उसके लिए वीमा एल लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वैद्युत धारा का आपको याद रखना ए होता है। अब एक चीज और, जैसे हमने कहा आपके सामने आयतन आता है, तो आयतन का आपको याद रखना है, आयतन का एल क्यूब होता है। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर होता है। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि वेग या चाल, दोनों का याद रखना है, एक ही होता है। और इसका याद रखना है एल टी माइनस वन होता है। इसी प्रकार आपको याद रखना है भैया त्वरण का एल टी माइनस टू होता है। इतने तो आपको आसानी से ही याद होने चाहिए। और यहीं पर एक चीज और, जो आपको बल की बात करें, बल का आपको याद रखना है एम एल टी माइनस टू होता है। याद रहे वो हर जगह आपको बल ही नहीं, आपको इतना याद रखना है कि अगर कहीं पे न्यूटन यानी मात्रक में न्यूटन मिल जाए तो न्यूटन के लिए भी इतनी विधि सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर हमको कहीं पर कार्य मिल जाता है, हाँ कहीं पे कार्य मिल जाता है, तो कार्य के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। याद रहे कार्य ही केवल नहीं मिलता है, कार्य का कोई भी मात्रक मिल जाए, कार्य के लिए ऊर्जा भी मिल जाए, यानी कहीं पे जूल लिखा मिल जाए, कहीं पे जूल लिखा मिल जाए, कहीं पे कैलोरी लिखा मिल जाए, याद रहे कहीं पे कैलोरी लिखा मिल जाए, तो आपको ये यूज कर लेना है, ये प्रयोग कर लेना है विमी सूत्र। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि विमी सूत्र कितनी आसानी से आप निकाल सकते हो। एक और याद कर लेना भैया, आवेश का, आवेश का क्या होता है, आवेश का विमी सूत्र एटी होता है। बड़ा आसान है, आप निकाल लेना। ठीक, बड़ा आसान है, क्यू बराबर आई टी हमने लास्ट वीडियो में बताया भी है आवेश का निकाल के। ठीक, तो विमी सूत्र आपको इतने अगर याद है ना, तो मेरी गारंटी है आप कोई भी विमी सूत्र आपके सामने आएगा आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का। तो कूलाम मिला आपको, अभी हमने बताया आवेश। अब जरूरी नहीं कि वो आपको आवेश लिखा हुआ देगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो आपको विमी सूत्र जो भी आपको लिखने होंगे ना, वहां याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे वैद्युत धारा की ए लिखा है, तो वैद्युत धारा का मात्रक भी पता होना चाहिए कि एम्पियर भी कहीं पे लिखा है ना, तो एम्पियर के लिए भी हम ए लिखेंगे। जैसे हमने आपके सामने समय लिखा है, तो समय का मात्रक सेकंड होता है, कहीं पर सेकंड मिलेगा तो उसके लिए भी हम टी लिखेंगे। ये आपको दिमाग में बसाना, ये नहीं कि हमको ये लिखा हुआ मिलेगा, नहीं, हम मात्रक से भी सूत्र बनाएंगे उसका। अब यहाँ पे हम मात्रक से बनाते हैं, कूलाम का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कूलाम का स्क्वायर जो है ना, कूलाम का मात्रक, अभी हमने कहा, देखो ये चीज लिख लेते हैं यहाँ पे पहले भैया, कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, सॉरी, विमी सूत्र, विमी सूत्र। तो एप्सिलॉन नॉट का जो विमी सूत्र है वो क्या होगा, कूलाम के लिए हम लोग लिखते हैं ए और टी, कितना है, ए टी। ठीक है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देते हैं। नीचे न्यूटन के लिए क्या लिखते हैं, न्यूटन के लिए अभी हमने आपको बताया एम एल टी माइनस टू। आगे हम लोग मीटर मिला, मीटर के लिए क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर। अब सब कुछ ऊपर ले जाओ, क्रम क्या होता है, जिस क्रम में हमने आपको यहाँ से लिखा हुआ दिखाया एम एल टी ए, सबसे पहले एम, एम कहाँ है, ऊपर, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एम माइनस वन। एल एक ये है, एल एक ये है, एल हो जाएंगे दो, तो एल ऊपर जाएंगे माइनस दो, तीन हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, एक है दो है तीन हो जाएंगे। टी ऊपर आपके सामने दो है, टी नीचे भी दो है, ऊपर जाके टी चार हो जाएंगे। ए नीचे है, ऊपर ही है, तो ए ऊपर है, तो दो है तो दो हो जाएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का जो विमी सूत्र है कितना आ गया आपके सामने, एम माइनस वन आ गया, एल माइनस थ्री आ गया, टी माइनस फोर हो गया, ए टू हो गया। ठीक है, टी माइनस फोर, टी प्लस फोर है, टी प्लस फोर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका जो उसमें एमकेएस में मात्रक होता है, एमकेएस पद्धति में मात्रक, हाँ, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति में मात्रक कैसे लिखते हैं, जो भी आपने विमी सूत्र निकाला है ना, जो भी आपने विमी सूत्र निकाला है, उस विमी सूत्र से कैसे निकालते हैं, ये एम है, एम को क्या लिखते हैं भैया, किलोग्राम, तो किलोग्राम माइनस इनवर्स लगा देते हैं। एल माइनस थ्री लिखा है तो मीटर माइनस थ्री हो जाता है। टी फोर लिखा है तो टी सेकंड है, तो सेकंड पे चार लगा देते हैं।
ए एम्पियर लिखा है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। एम्पियर, एम्पियर जो है, एम्पियर पे कितना, 2 है, 2 लगा देते हैं। तो एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक आपके सामने क्या आ गया, किलोग्राम इनवर्स मीटर माइनस 3 सेकेंड फॉर एम्पियर 2। बोलो ये बात समझ गए होंगे कि आपको यहां से इसका मात्रक अगर बनाना है तो विमी सूत्र से जो मात्रक बनेगा वो एमकेएस पद्धति का मात्रक कहलाएगा, उसको हम एसआई पद्धति का मात्रक कहेंगे। ठीक है, एमकेएस और एसआई पद्धति हमारे पास 3 होती हैं, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस। 3 पद्धतियों में से एमकेएस पद्धति को ही सुधार करके एसआई बनाया गया, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक, जो पूरी दुनिया के मात्रक होते हैं, मतलब दुनिया में एक समान मात्रक होते हैं, उसी को एसआई पद्धति का मात्रक कहा जाता है। ये सारे के सारे एसआई पद्धति के मात्रक हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा, ये किलोग्राम मीटर, किलोग्राम इनवर्स मीटर माइनस 3 सेकेंड फॉर एम्पियर 2 पावर लगी है सबके, तो ये हो गया एमकेएस पद्धति का मात्रक। जल्दी से इस चीज को आप नोट कर ले, और ये जो चीज है वास्तव में आपके दिमाग में बसनी चाहिए, क्योंकि ये भैया चीज जो है वास्तव में पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये जो आपके सामने लिखा है ना, यहाँ से बहुत सारी बीमाएं आगे आएंगी, हम आपको सिर्फ इन्हीं से निकाल के दिखाएंगे कि इतनी बीमाएं, बस इतनी बीमाएं, इनको याद करो, कोई भी बीमा आप निकालना बड़ी आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर सकते हो। अब आगे जो बात करने वाले हैं वो है हमारे सामने परावैद्युतांक, यानी एक नाम आया था, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था परावैद्युतांक, और उस परावैद्युतांक की परिभाषा के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे खाली बस। यानी जो परावैद्युतांक है उसकी वास्तव में जो परिभाषा है वो क्या है, परावैद्युतांक। ठीक है, तो परावैद्युतांक को याद रखना, हम लोगों ने किससे प्रदर्शित किया, कैसे, तो इसकी परिभाषा निकालने के लिए, परिभाषा को याद तो करना ही करना है, लेकिन इसकी परिभाषा निकालने के लिए हम आपके सामने एक तो चीज रख रहे हैं, F बराबर 1/4 पे। देखो हम लिख लेते हैं कि निर्वात में वैद्युत बल, निर्वात में वैद्युत बल हम लोगों ने निकाला था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² होता है। ये निर्वात का है, ठीक, ये निर्वात का वैद्युत बल है। और अगर हम किसी माध्यम का, किसी, यहाँ लिखते हैं माध्यम किसी माध्यम का वैद्युत बल, तो किसी माध्यम का अगर वैद्युत बल निकालने जाते हैं तो उसको हम लोग लिख लेते हैं एफ के से, थोड़ा सा के लगा देते हैं क्योंकि माध्यम का ही परावैद्युतांक है, एक ऐसा कांस्टेंट नंबर है जो उस माध्यम में, जिस माध्यम में आवेश को रखा गया है, उस मीडियम में, हमने कहीं जल को उठा लिया, जल में आवेश को रखा गया है, वायु में रखा गया है, कांच के भीतर आवेश है, तो ऐसे केस में हर जगह लगने वाले वैद्युत बल का मान अलग अलग होता है, बेशक ही आवेश का मान समान हो तब भी अलग अलग होता है। तो इसलिए यहाँ पे एफ के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के लिख लेते हैं, और यहाँ पर भैया Q1 Q2 अपॉन R² हो जाता है। जो के है यही माध्यम का परावैद्युतांक होता है। परिभाषा हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, परिभाषा बनाने के लिए हमने ये चीजें लिखी हैं। अब आप इन दोनों को डिवाइड करवा दो। अब इन दोनों को जब डिवाइड करवाते हो, 2 से फर्स्ट को यानी सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करवाओ, तो एफ के अपॉन एफ बराबर क्या आएगा, ये चीज ऊपर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q1 Q2 अपॉन R², नीचे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², सब कुछ कट जाएगा तो बचेगा क्या, एफ के अपॉन एफ बराबर 1/k, क्योंकि नीचे के बचेगा भाई, ये पूरा का पूरा के बचेगा। पलट देंगे अगर इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि के बराबर, देखो यहीं पे लिखे ना, ठीक है, के बराबर क्या आ जाएगा, पलट देंगे इधर भी, एफ अपॉन एफ के। तो परिभाषा बन जाती है, क्या परिभाषा बन जाती है, ये जो के की परिभाषा है, परिभाषा ये बन जाती है कि आवेशों को दो आवेशों को निर्वात या वायु में रखने पर लगने वाले बल तथा उन्हीं आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक, यानी उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो परिभाषा मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए।
ये रही परिभाषा कि निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल तथा उन्हीं आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। वेरी सिंपल सी डेफिनेशन है, आपके दिमाग में चढ़ गई होगी। ठीक है, आप यहाँ से डेफिनेशन याद रखना। ये वाला फोर्स कौन सा है, नॉट लगा सकते हो तो ये निर्वात को दिखाता है या वायु को दिखाता है। तो निर्वात में आवेशों को रखने पर निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में आवेश को रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को, ये कोई चीज अगर अपॉन में लिखी है इसका मतलब वो क्या है, इसका इसका निष्पत्ति बोल सकते हैं, इसका अनुपात बोल सकते हैं। तो इनकी निष्पत्ति को ही परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक एक ऐसी राशि होती है, एक ऐसी नियतांक राशि जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है, पूरी तरीके से दिमाग में बसा लो। फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, वो एक हिसाब का फोर्स ही, एक हिसाब का बल ही है। बल का मतलब, बल जो हम लोगों ने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि दो आवेश रखे हों और दो आवेश परस्पर एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं, प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। कैसे? एक तो अगर दोनों सेम हो, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज का हो, जिनको हम कहते हैं सजातीय आवेश। अगर एक ही प्रकार के आवेश हैं, यानी उनका जो प्रकृति है वो एक ही है, अगर दोनों धनात्मक हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अगर दोनों के दोनों ऋणात्मक हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो ऐसे केस में वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जा रही है, देखो पहले तो अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये परिभाषा में लिखाऊंगा नहीं, आपको बता देता हूँ। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र। देखो कोई आवेश ले लिया और इस आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, दूसरा आवेश रखा जाए तो कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को, उस एरिया को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किस क्षेत्र को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य जो आवेश है, कोई अन्य आवेश लाया जाए तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करे, तो उसे हम कहते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, तो उसे वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। बात समझ गए होंगे। यानी अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है कि ये जो आवेश होता है ना हमारे पास, जिसके चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र जिसने क्रिएट किया था, जिसने चारों तरफ एक ऐसा अपने आप में एक पावर बनाई थी कि उसके अंदर कोई ना आ सकता है, और अगर वो उस बॉर्डर पे आता है, उसके उस एरिया के अंदर आता है तो या तो ये खींच लेगा या तो उसको भगा देगा। तो ये कहने का मतलब वो एरिया इसका एरिया हो जाता है। ये जो चारों तरफ का क्षेत्र था ये वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, आवेश के चारों तरफ। तो यहाँ पे जस्ट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पता करना है कि वो वैद्युत क्षेत्र जो है ना उसकी पावर कितनी है। तो पावर कैसे पता करते हैं कि एक आवेश ले लेते हैं, अब इस आवेश की पावर को पता करने के लिए हम एक एकांक यानी एक ऐसा आवेश लेते हैं जिसका मान एक से भी थोड़ा सा नहीं बहुत कम हो, फिर भी हम उसको एक मान सकते हैं, ऐसा यूनिट चार्ज लेते हैं। एक ऐसा हम लोग चार्ज ले लेते हैं, टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं, और इसको हम लोग धन परीक्षण आवेश कहते हैं। इसको आपकी बुक्स में जो लिया गया है क्यू नॉट, उसको हम क्यू नॉट से लिखते हैं। धन परीक्षण आवेश को किससे लिखते हैं भैया, क्यू नॉट लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपका जो ये आवेश था इसकी तो पावर पता करनी थी, और हमने क्या किया, एक दूसरा आवेश इसके पास लाया। ये कैसा है, बहुत छोटा है यानी एकांक है, और जैसे ही इसके पास लाने की कोशिश करते हैं तो ये वाला अगर इसको खींच लेता है, ये वाला इसको खींच लेता है, तो इसका मतलब जितने बल से खींचता है ना, उस बल को ही हम क्या कहते हैं, उस बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ गए, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल है। बात समझ गए, एकांक किसको कहते हैं, जिसका मान एक होता है। परिभाषा याद हो जाएगी। एकांक आवेश पर यानी एक ऐसा चार्ज जिसका मान एक है, उसको हम अगर किसी दूसरे आवेश के पास लाते हैं तो या तो वो खींच लेता है या तो वो उसको भगा देता है। तो ऐसे केस में इसका पावर पता हो जाता है, यानी इसके बल, जिसने इस पर जितना बल लगाया वो पता हो जाता है, और उस बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये रही आपके सामने परिभाषा। ठीक है, क्या रखा आपके सामने, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। यानी एकांक धन परीक्षण आवेश होगा और उस पर बल लगेगा। ठीक है, अब ऐसे में हम लोग जैसे हमारे सामने कोई यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है और ये यहाँ कोई बिंदु है, जैसे हमने ये पता करना भैया ये बिंदु P है, ये बिंदु P है और हम कह रहे हैं इस बिंदु P पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पता करो और आवेश कहीं पे भी रखा हो, कोई दूसरा एरिया है, ये चारों तरफ का वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है। अब ये वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ ये तो आपको अभी हमने बताया, किसी आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र हो गया। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर एक बिंदु P है, अगर यहाँ पे हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, Q नॉट को लाएंगे यहाँ पर और देखेंगे वो कितने बल से खींच रहा है। तो आ जाइए आपके सामने हम लिख लेते हैं सूत्र। E बराबर क्या होता है भैया, F अपान Q नॉट। और जानकारी के लिए आपको बता दें E एक सदिश राशि है, क्योंकि F एक सदिश राशि है। तो E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपान Q नॉट। ठीक है, Q नॉट क्या है, धन परीक्षण आवेश। याद रखना ये क्या होता है, ये है आपका धन परीक्षण आवेश। ठीक, धन परीक्षण आवेश है। चलिए अब यहाँ पे आपके सामने ये चीज आ गई तो हम लोग यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि हो जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। और सदिश राशि, देखो सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की भी आवश्यकता होती है और जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज यहाँ पे हम पता कैसे करेंगे, F एक सदिश राशि है और Q नॉट एक अदिश राशि है। किसी भी सदिश राशि को किसी भी अदिश राशि से गुणा करवाओ या किसी भी सदिश राशि को किसी भी अदिश राशि से भाग करवाओ, तो ऐसे केस में जो उससे उत्पन्न हुई राशि होगी वो भी कैसी कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। ठीक है, तो ये एक सदिश राशि हो जाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसके मात्रक की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है तो क्या होता है मात्रक, देखो F का मात्रक क्या है, न्यूटन है और Q नॉट का मात्रक क्या है, कूलाम है। तो न्यूटन बटे कूलाम एक इसका मात्रक भी आपके सामने आ जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बहुत फेमस मात्रक है न्यूटन बटे कूलाम। आगे और भी आएंगे लेकिन यहाँ पे कौन सा मात्रक मानेंगे आप, न्यूटन बटे कूलाम। अब आ जाता है भैया विमीय सूत्र। अभी आपको बताया था हमने कि आगे आने वाले सारे के सारे विमीय सूत्र आपको हम उन्हीं तरीकों से जो आपके सामने अभी हमने बताए, एक लिस्ट में लिखाया कि उसी जितने हमने लिखा उसी से आप निकाल लोगे। कैसे, देखो यहाँ पे न्यूटन, न्यूटन क्या है, न्यूटन हमारे पास MLT-2 अभी बोला था ना। अब आगे की बात करें अगर कूलाम, कूलाम क्या था 80, 80 अभी बोला था, इसको भी याद कर लो क्या दिक्कत है। अब इसको ऊपर ले जाओ तो विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, M रख लेते हैं, L भी रख लेते हैं, एक ही है, T नीचे से एक ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएंगे -3 और A ऊपर जाएगा -1। बोलो आपकी ये बुद्धि में चढ़ गया होगा भैया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र निकालना कितना आसान है। अगर वो लिस्ट जो अभी हमने आपको बताई, एक सारणी दी, अगर उतने विमीय सूत्र आपको याद हैं तो सिंपल है, आप निकालना सीख गए। अब अगर हम आपसे कहें भैया इसका MKS पद्धति में मात्रक, तो भैया आप अभी सीखे हो कि एप्सिलॉन नॉट कैसे निकाले, तो वैसे यहाँ पे MKS पद्धति में M को क्या लिखेंगे, किलोग्राम। इसका MKS पद्धति में मात्रक क्या हो जाता है, किलोग्राम। L किसका है, मीटर, किलोग्राम मीटर। T क्या है, सेकेंड, सेकेंड -3। A क्या है, एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर -1। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो कि MKS पद्धति का है, किलोग्राम मीटर सेकंड -3 एम्पियर -1, ये हो गया MKS पद्धति का या फिर SI पद्धति का मात्रक। और इसका मात्रक ये, इसका विमीय सूत्र ये मात्रक ज्यादा प्रचलित है। ये आपको MKS में जब दे दिया जाए, कभी पता करना हो तो आप ऐसे निकाल लो। ठीक, ये इतनी बात। दूसरी बात, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी जो दिशा होती है वो दिशा किधर होती है, वो हम अभी जस्ट इसके बाद किसी जब बिंदु आवेश का पता करेंगे तो पता करते हैं कि उसकी दिशा किधर होती है। इतनी चीज भैया फटाफट आप नोट कर लो।
आगे बात ये करेंगे कि कोई एक बिंदु आवेश हमारे पास रखा हुआ है। अभी देखो हमने पर्टिकुलर खाली एक डेफिनेशन पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, लेकिन अब बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, एक छोटा सा कोई चार्ज रखा हुआ है और उस आवेश के कारण यानी उस चार्ज के कारण क्या पता करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको ऐसा पता करने के लिए हम मान लेते हैं, देखो माना कोई एक आवेश है, लिख लेते हैं माना माना एक आवेश, ये चीजें आपको लिख लेनी होती हैं, ठीक। माना एक आवेश कैसा है, प्लस क्यू, बिंदु ए पर रखा हुआ है। माना एक आवेश प्लस क्यू कहाँ रखा है भैया, बिंदु ए पर स्थित है। बिंदु ए से आर दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं पी है, बिंदु ए पर स्थित है, ए पर स्थित है। ए से आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। ये हमारे पास है ज्ञात करनी। तो इसके लिए क्या माने, इसके लिए माना, लिख लेते हैं, इसके लिए माना, क्या माना, इसके लिए हमने माना कि बिंदु P पर एक क्या, धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, ठीक। ये मान लेते हैं कि बिंदु P है और इस पर कौन सा रखा है भैया, Q नॉट, प्लस का Q नॉट रखा हुआ है। तो अब यहीं पे वो बात सीखने वाली जो अभी हमने बताया, बताते हैं आपको। कौन सी बात, अगर प्लस का आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर निकालनी होगी उससे बाहर की तरफ होगी, याद रखना। अगर प्लस का आवेश है, ये है आपका धनात्मक आवेश, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी कहाँ होगी, बाहर की तरफ। तो ये धनात्मक आवेश था तो बाहर की तरफ। अगर ऋणात्मक आवेश है तो P पे अगर निकालना होता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ हो जाती। ये चीज आपको याद रखना है। धनात्मक आवेश है तो बाहर की तरफ, ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो ये आर पी पे रखा हुआ है, तो धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है, ये चीज हम लोगों ने मान ली। तब अब दूरी कितनी है यार, तब कूलाम के नियम से भैया, तब क्या लगाते हैं, कूलाम के नियम से। अब कूलाम के नियम से जब आओगे तो आप ये चेक कर लेना और याद रखना, ये पूरा का पूरा जो ठीक है, धन्यवाद रखते हैं। तब कूलाम को यहाँ बिंदु ए पर स्थित है, ए से आर दूरी पे प्लस क्यू जो आवेश है ना, तो ये कहाँ रखा है, ये भी याद रखना, निर्वात में रखा है, निर्वात में रखा है, या लिख लेना वायु में रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम यही मान के चलते हैं। तब कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से आओगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, ए और पी के बीच, ये यहाँ पे कूलाम का नियम लगाओ आप, यहाँ पे क्यू आवेश है, यहाँ पे क्यू नॉट है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई नॉट, और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। दूरी तो आर थी ना, तो आर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कूलाम का नियम लग गया। अब कूलाम का नियम जब आपने लगा दिया, आपको तो कूलाम के नियम से बल पता चल गया ना कि दोनों आवेशों के मध्य बल कितना लग रहा है। एक तो आवेश क्या है, एक तो आवेश भैया एकांक है ना। तो अब हम यहीं से पता कर लेते हैं कि E बराबर क्या होता है, ये लिख लेना कि परंतु E बराबर क्या होता है, F अपान क्यू नॉट। F की जितनी भी वैल्यू आपने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर अपान में क्यू नॉट, इससे ये कैंसिल हो गया। तो F की वैल्यू कितनी, सॉरी E की वैल्यू कितनी आ गई, E की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बोलो ये बात समझ गए होंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई भी एक बिंदु आवेश, कोई भी एक पॉइंट चार्ज ले लो, तो आपको याद रखना है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एनी पॉइंट्स, कोई भी आप कोई एक पॉइंट चार्ज ले लो, कोई भी आप पॉइंट चार्ज ले लो, वहां के उसके कारण हमें ये पता हो गया कि ई की वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर होती है। बोले ये बात समझ गए होंगे। तो इतनी जो चीज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो भी हमने आपको यहाँ पे डायरेक्शन को लेके बात बताई कि धनात्मक आवेश होता है तो उससे बाहर की तरफ होती है, ऋणात्मक आवेश होता है तो उसकी ओर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये बुद्धि में आप अपने पूरी तरीके से बसा लो। ठीक है, दूसरी यहीं पे एक चीज हम और बताएंगे। क्या बताएंगे हम लोग कि अगर अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, देखना, कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसको नोट करके भी लिख सकते हो। वैद्युत क्षेत्र हमारे पास मौजूद है, वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू QE। इसका सूत्र होता है कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र यहाँ बना लेते हैं हम, ये देखो एक जो दिशा हम ये दिखा रहे हैं, ये दिशा, इसका मतलब हो गया कि E इस तरफ है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ दिखाई पड़ रही। ये इन दिशाओं ने बताया, यानी ये जो तीर के निशान है वो ये बता रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ है। अब ये बात समझिएगा पहले कि अगर तीव्रता की दिशा इस तरफ है ना, तो अगर हम कोई आवेश उठाएं, कोई चार्ज उठाएं और वो भैया चार्ज यहाँ रख दिया जाए, सपोज दैट Q। अब आपको ये पता करना है कि इस पर लगने वाला, अब क्योंकि अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश रखोगे तो उस पर एक बल जरूर लगेगा, और उस बल की दिशा, उस जो लगने वाला बल होगा उस बल की दिशा पता करने के लिए हम आपको तरीका बताते हैं कैसे पता करना है। आप देखोगे कि हमारा आवेश कैसा है, हमारा आवेश है धनात्मक चार्ज। अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा वही दिशा होगी। अगर हमारा, देखो ये धनावेश है, धनावेश पे लगने वाले बल की दिशा, F की दिशा इधर होगी। याद रखना, जिधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। अगर हमारे पास ऋणावेश है, ये ऋणावेश है माइनस का क्यू, तो इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र जिस दिशा में है उसके उल्टा, उसके अपोजिट। बात समझ गए होंगे कि वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए आवेश पर लगने वाला बल F बराबर QE होता है, और इसकी दिशा डिपेंड करेगी कि वो आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर वो आवेश धनात्मक है तो धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल किधर हो जाएगा, जिधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ऋणात्मक आवेश पर लगने वाला बल उधर हो जाएगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना उसके अपोजिट, उसके उल्टा। बात समझ गए, पूरी तरीके से दिमाग में बैठ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इस चीज को आप पूरी तरीके से उतार लो, बाकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, इतना वीडियो शायद थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन भैया आप अगर अभी तक जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा ना उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरा वीडियो देखे, धन्यवाद इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका ही फायदा हुआ उसमें। आप रियल में आप अगर मन से वीडियो देखे हैं ना, तो आपको ये चीज़ दिमाग में बैठ गई होगी। और अगर जो चीज़ आपको लगे कि ना ये दोबारा मेरी समझ में कम आया या कुछ है, तो आप उसको कमेंट में बताओ, या जो भी आपकी बात हो, जो भी आपके दिमाग में हो मेरे वीडियो से रिलेटेड, जो भी आप बताना चाह रहे हो, जो भी आप कहना चाह रहे हो, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।